तो आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है अवतार। ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था $237 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी $2.8 बिलियन और साथ ही साथ में इसने अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करी है जितनी भी मूवीज अभी तक की रिलीज हुई हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते इस कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है कि स्पेसशिप से जो कि स्पेस में चल रही है। ये इंसान के द्वारा बनाई गई स्पेसशिप है जो कि पृथ्वी से एक दूसरे प्लेनेट की तरफ जा रही है जिसका नाम होता है पेंडोरा। और ये टाइम फ्यूचर का दिखाया गया है और ये वो टाइम है जिस टाइम पर पृथ्वी पर सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो चुके हैं और खत्म हो चुके हैं इंसानों की वजह से, इंसानों की पॉपुलेशंस की वजह से और उनकी जरूरतों की वजह से। और इसी वजह से इंसान एक दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं जिसका नाम होता है पेंडोरा, जहां पर से वो एक ऐसा रिसोर्स ला सकते हैं जिसके जरिए वो पृथ्वी को चला सकते हैं। अब इसी स्पेसशिप में एक चैम्बर होता है जिसमें एक बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है जैक। जैक यहाँ कहता है कि पिछले 6 सालों से वो इस स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा है और इसके साथ साथ और लोग भी ऐसे ही यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। और वो ये भी बताता है कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि उसका भाई था जो कि एक साइंटिस्ट था। अब क्योंकि उसकी मौत एक गोली लगने की वजह से हो गई थी जो कि एक जेब कतरे ने करी थी सिर्फ उसके एक पर्स के लिए। और यहाँ जैक बोलता है कि मेरे और मेरे भाई का डीएनए बिल्कुल सेम था और इसी वजह से उसको इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया क्योंकि उसके भाई पर काफी ज्यादा पैसे लग चुके थे। वो बोलता है कि मैं तो एक सैनिक था जहां पर उसने एक टाइम पर अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। अब जैक का लालच इस प्रोजेक्ट में आने का यही था कि वो वापस से अपने पैरों पर चलना चाहता था और इसके लिए उसको अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक करानी थी जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और इन्हीं पैसों को कमाने के लिए वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था ताकि वो अपने पैरों पे वापस से चल पाए। और इसी तरह से और सोल्जर्स भी होते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं जो कि इसी स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे होते हैं जैक के साथ साथ ही। और ये लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा एज ए सिक्योरिटी पर्पज के लिए होते हैं पेंडोरा पे जाने के बाद, जो कि सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। जब ये लोग पेंडोरा पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ की हवा इंसान के सांस लेने के लिए नहीं है, तो इसीलिए ये हमेशा एक मास्क पहन के रखते हैं जिसके जरिए ये सांस ले सकते हैं उस एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ से जैक और बाकी सोल्जर्स एक इंडक्शन रूम में पहुंचते हैं। अब यहाँ एक शख्स से मिलाया जाता है जो कि इन्हीं सब का कैप्टन होता है जिसका नाम होता है कर्नल क्वारच। और ये बंदा इस कहानी का मेन विलन भी है, जहाँ ये बताता है कि इसने काफी सारी जंगें लड़ी हैं पृथ्वी पर मगर किसी में भी इसको एक गोली भी नहीं लग पाई और साथ साथ में कोई खरोच तक नहीं आई। मगर जैसे ही इसने पेंडोरा पे कदम रखा तो यहाँ पर एक नए सोल्जर की तरह ये बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। ये बताता है यहाँ की हवा, जानवर और बाकी सब चीजें कुछ भी पृथ्वी की तरह नहीं है, सब चीजें अलग हैं और बहुत ही खतरनाक भी हो सकती हैं। और इसके बाद ही जैक की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था नॉम। नॉम जैक को बायोलैब में लेके जाता है जहाँ पर वो बताता है कि जिस चीज के लिए तुम यहाँ आए हो वो यहाँ तुमको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जैक मिलता है अपने अवतार से। अब जैक को यहाँ के पता लगता है कि उसके डीएनए का क्या रोल था जो कि उसके भाई से मिलता था। उसका डीएनए उसके भाई से मिलता था और इसी डीएनए के थ्रू यहाँ पर ये अवतार बनाया गया था जो कि सिर्फ जैक ही चला सकता था। यहाँ पर इसी की तरह और भी अवतार होते हैं जो कि और लोगों के डीएनए से बने होते हैं जिनको वो खुद ही चला सकते हैं। तो इसी तरह से जैक के लिए ये अवतार था। और जो ये अवतार होता है पेंडोरा का ही एक मनुष्य की तरह आप मान सकते हैं जिनको वहां पर नावी बुलाया जाता है। अब ये चीज एक नावी के रूप में ही होती है जो कि इंसान के डीएनए और नावी के डीएनए को मिक्स करके ये एक अवतार बनाया जाता है जो कि पृथ्वी से ही बना के यहाँ तक लाया जाता है। और इसी चीज पर काफी पैसों का भी खर्चा होता है और इसी रीजन के वजह से जैक को उसके भाई की जगह पर रखा गया था क्योंकि उसका डीएनए बिल्कुल अपने भाई से मैच करता था और सिर्फ जैक ही इस अवतार को चला सकता था। इसी के बाद एक और शख्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है ग्रेस ऑगस्टीन। अब ग्रेस इन साइंटिस्ट की लीडर होती है और यहाँ पर यह चीज भी क्लियर होती है कि सिर्फ साइंटिस्ट के पास ही ये अपॉर्चुनिटी होती है जिनके लिए अवतार बनाए जाते हैं और यही लोग इनको चला सकते हैं। और इसी टीम में जैक भी आया था मगर वो एक सोल्जर होता है और साथ ही साथ में शरीर से भी विकलांग होता है जिसकी वजह से ग्रेस को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि उसकी टीम में एक ऐसा मेंबर है जो कि एक सैनिक था और ऊपर से पूरी तरह केपेबल भी नहीं है और उसने एक साइंटिस्ट की जगह ली है। ऐसे बंदे के साथ या फिर वो अपनी टीम में नहीं रखना चाहती थी। अब जैसे बाकी साइंटिस्ट के पास एक एक अवतार होता है वैसे ग्रेस भी एक अवतार के जरिए वहाँ के नावियों से कनेक्शन रखती थी और उनको वहाँ पर लिखाया पढ़ाया करती थी इंसानों की भाषा के बारे में। और यहाँ ग्रेस नावियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती थी मगर जब वो
जैक को अपनी टीम में देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो उस जगह के हेड के पास चली जाती है, यानी कि उस पूरे प्रोजेक्ट के हेड के पास, जिसका नाम होता है पाकर। और वो इस बारे में पूछती है कि तुमने एक अपाहिज को, और जो कि एक सैनिक था ना कि साइंटिस्ट, ऐसे बंदे को मेरी टीम में क्यों डाला। और यहाँ पाकर ये भी बोलता है ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो चुका है और हमारा मेन काम अनऑब्टेनियम को पाना है। अब अनऑब्टेनियम क्या है? ये एक तरह का पत्थर है जो कि सिर्फ पेंडोरा पे ही मिलता है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी पर 100 करोड़ के बराबर है और इससे काफ़ी एनर्जी भी निकलती है जिसके ज़रिए वो वहाँ के रिसोर्सेज भी चला सकते हैं। और वो ये बोलता है कि इसी से हमारा सारा खर्चा निकलता है और साथ ही साथ में तुम्हारे सारे साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा भी, सब कुछ इस पत्थर से ही निकलता है। हमारा मेन काम है इस पत्थर की खोज का। और ये अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ एक सैनिक रहेगा जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा है इन चीज़ों में और माहिर है, जो कि एक साइंटिस्ट नहीं कर सकता। हालांकि ग्रेस को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, मगर पाकर के समझाने के बाद इस चीज़ पर हाँ भर देती है। और इसी के बाद शुरुआत होती है जैक की अवतार से कनेक्शन की, जहाँ जैक को एक मशीन में डाला जाता है और जब वो यहाँ पर सोता है तो दूसरी तरफ से अवतार खड़ा हो जाता है। अब बेसिकली ये अवतार सिर्फ अवतार नहीं बल्कि जैक खुद ही है। एक तरह से वो जब सोता है तो वो पूरी तरह इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है जो कि एक अवतार की बॉडी है, और जब अवतार की बॉडी सोएगी तो वो वापस अपने शरीर में आ जाएगा। अब जैसे ही जैक का दिमाग उस अवतार से कनेक्ट होता है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है। अब वहाँ पर उसके साथ खड़े हुए साइंटिस्ट उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो एकदम से बेकाबू हो जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। अब क्योंकि उसने काफ़ी टाइम बाद अपने पैर महसूस करे थे और वो अपने पैरों पे दौड़ पा रहा था, भाग पा रहा था, तो इसी खुशी में वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और दूसरों के रोकने के बावजूद भी वहाँ से वो भागता रहता है, थोड़ा बहुत लड़खड़ाता हुआ। अब इस चीज़ को लेकर जैक बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसको एक शरीर मिल गया था जिसको वो अपने तरीके से चला फिरा सकता है, क्योंकि वो खुद से तो अपने ओरिजिनल शरीर में चल फिर नहीं पाता। इसी के बाद क्वारिज जेक को बुलाता है, जहाँ वो जेक को बोलता है कि उसने उसका रिकॉर्ड पढ़ा है और उसने ये पाया है कि वो एक बहुत ही अच्छा सैनिक है और इसी बीच में उसने अपनी टांगे भी खोई हैं। और इसी के बाद क्वारिज उसके साथ एक सौदा करता है और उसको अपने प्लान के बारे में बताता है कि आज तक साइंटिस्ट ने सिर्फ नावियों के साथ टाइम पास ही करा है और इन नावियों के पास काफ़ी ज़्यादा अनऑब्टेनियम है जिसके बारे में उन नावियों को खुद ही नहीं पता। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को उनकी जगह से हटा दो, उन लोगों में इतनी ज़्यादा घुल मिल जाओ, उनसे इतनी ज़्यादा दोस्ती कर लो, उनका विश्वास जीत लो कि तुम्हारे बोलने से वो वहाँ से हट जाएं जहाँ पर अनऑब्टेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है और वहाँ पर मैं माइनिंग करके सारा अनऑब्टेनियम निकाल लूँगा। और ये सारी चीज़ें मैं उन साइंटिस्ट से इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि वो कुछ अलग ही दिमाग से चलते हैं, मगर तुम एक सैनिक हो तो तुम ये सब चीज़ें कर पाओगे और इसके बदले में मैं तुमको बिल्कुल ठीक करवा दूंगा, यानी कि तुम्हारी टांगे वापस से काम करने लगेंगी और तुम फिर से चल पाओगे। जिस चीज़ को सुन के जैक को ये डील अच्छी लगती है और इस चीज़ के लिए वो हाँ बोल देता है। और इसी के बाद वो पहली बार उस बेस से निकलता है और पेंडोरा की असली खूबसूरती को देखता है, जहाँ पर इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी होता है। और यहाँ पर जैक के साथ ग्रेस और नॉम भी होता है जो कि अवतार की शेप में ही होते हैं। अब जब ये लोग एक जगह पर लैंड करते हैं तो यहाँ पर ग्रेस बताती है कि यहाँ पर उनको कुछ ज़मीनी सैंपल लेने हैं क्योंकि उनको ये पता करना है कि जो यहाँ के पेड़ हैं वो आपस में बातें कैसे करते हैं और इन पेड़ों के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चलती है जिसके ज़रिए ये लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं। और इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ये आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। और जब ये लोग इसी चीज़ से रिलेटेड सैंपल्स ले रहे होते हैं और इसी दौरान जेक को इस जंगल को एक्सप्लोर करना होता है तो वो थोड़ा सा दूसरी तरफ चलना शुरू करता है। इसी के बाद उसको एक सुंदर सा फूल से दिखने वाला एक पौधा दिखता है जिसको वो हाथ लगाता है तो वो एकदम से बंद हो जाता है। और इसी के बाद जब वो दूसरे पौधे को टच करता है तो एक एक करके सारे के सारे पौधे बंद होना शुरू हो जाते हैं और इनके बंद होते ही उसको दिखता है कि दूर की तरफ एक जानवर खड़ा हुआ है जिसको आप पृथ्वी के गैंडे की शेप में भी देख सकते हैं। तो ये पेंडोर का गैंडा होता है। अब यहाँ पर गैंडा थोड़ी सी तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ग्रेस जेक को बोलती है कि बिल्कुल शांत खड़े रहना और जेक शांत खड़ा रहता है। और जैसे ही गैंडा उसकी तरफ भाग के आ ही रहा होता है गुस्से में, वो एकदम से रुक जाता है और इसी चीज को देखकर जेक भी अपनी तरफ से कुछ मूवमेंट करता है, मगर एकदम से वो नोटिस करता है कि वो गेंडा एकदम से रुक गया है और वो डर के हमारे पीछे की तरफ हटने लगता है, यानी कि वो गेंडा। यहाँ जेक सोचता है कि वो उससे डर के भागा है, मगर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे की तरफ पेंडोरा का शेर होता है, या फिर आप चीता भी बोल सकते हैं। अब जब जेक उसको देखता है तो वो ग्रेस से पूछता है कि अब क्या करना है, जिसके बाद ग्रेस उसको बोलती है कि भागो। अब शेर जेक के पीछे पड़ जाता है
और जहाँ जेक अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से इधर उधर भागने की कोशिश करता है और उससे बचने के लिए वो एक पेड़ के रूट के नीचे घुस जाता है। इसी दौरान जेक के हाथ से वो गन भी छूट जाती है उस शेर के एक झपट्टे से। और अब जेक अपने आप को बचाने के लिए भाग ही रहा होता है तो उसको रास्ते में एक वाटरफॉल दिखता है जहाँ पर वो कूद जाता है, मगर वो शेर अब यहाँ पर पीछे छूट जाता है और अब यहाँ जेक अपने लोगों से दूर हो चुका था और अकेला पड़ गया था। अब क्योंकि जेक एक सैनिक रह चुका था और उसको अपने आप को अकेले सरवाइव करने का तरीका भी पता था, तो सबसे पहले वो पानी से निकलते ही एक नोकीला भाला बनाता है ताकि अब इस बारी जब उसके ऊपर कोई हमला हो तो वो अपने आप को बचा सके इसके जरिए। अब जब वो जंगल में इसी भाले के साथ घूम रहा होता है और दूसरी ओर एक नावी को दिखाया जाता है जो कि एक फीमेल नावी होती है और इसका नाम होता है निटिरी। जहाँ निटिरी जेक को देखकर और उसके लिए आप बोल सकते हैं एक स्ट्रेंजर को देखकर उसके ऊपर तीर चलाने वाली होती है, तो उसी दौरान उसके तीर पर एक उड़ने वाली जेलीफिश टाइप की चीज आके बैठ जाती है जिसको यहाँ के लोग पवित्र आत्मा के शेप में देखते थे और इसी वजह से वो तीर जेक पर नहीं चलाती क्योंकि उसके तीर पर ये पवित्र आत्मा आके बैठी थी। इसका मतलब ये था कि वो निटिरी को ये बताना चाह रही है कि जेक को नहीं मारने का इशारा दे रही है। अब यहीं पर रात हो जाती है और जैक अपने आप को बचाने के लिए ही अभी भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अब उसको पता लगता है कि उसकी तरफ कुछ जंगली कुत्ते आ रहे हैं जो कि पेंडोरा के जंगली कुत्ते थे, तो इससे बचने के लिए वो एक मशाल बनाता है। जब ये जंगली कुत्ते जेक के पास आ जाते हैं तो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और जिस पर अपने आप को बचा रहा होता है उस मशाल के जरिए। अब जैक इन कुत्तों का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो काफी ज्यादा झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं और चारों तरफ से जेक को घेर लेते हैं। अब इसी टाइम पर निटिरी वहां आती है उसकी जान बचाने के लिए और अब ये दोनों ही मिलकर वहां से इन जंगली कुत्तों को मार भगाते हैं, मगर इसी दौरान निटिरी के एक तीर से एक कुत्ता घायल हो जाता है जिसके बाद निटिरी अपना तीर उस कुत्ते में से निकाल के उसको जान से मार देती है और फिर उसके लिए प्रार्थना करती है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और इसी चीज को लेकर जेक उसका शुक्रिया अदा करता है, मगर निटिरी उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारे कारण ही मुझे इस जानवर को मारना पड़ा और तुम मुझसे बिल्कुल दूर रहो और मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। यहाँ पर जेक बोलता है कि उसने पहले हमला शुरू नहीं करा था, उसने सिर्फ अपने बचाव के लिए, उन लोगों से बचने के लिए ये सब किया था और अगर तुमको इतनी ही इन जानवरों के लिए चिंता थी तो तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आई। और यहीं पर निटिरी उसको बताती है कि उसने उसकी मदद इसलिए करी क्योंकि पवित्र आत्माओं ने उसे चुना था। और इसी के बाद वहां पर काफी सारी पवित्र आत्माएं आती हैं और जैक के जख्मों पर बैठना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद उसके जख्म भी भरने शुरू हो जाते हैं। और इस बात से निटिरी भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था किसी के साथ भी कि पवित्र आत्माएं किसी को इतना सपोर्ट कर रही हैं। और इसी के बाद निटिरी जैक को अपने लोगों से मिलाने के लिए अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ही जब जैक निटिरी के साथ चल रहा होता है तो रास्ते में निटिरी के कबीले के लोग उसको रोक देते हैं, यानी कि मिटिकाया के लोग उसको रोक देते हैं और फिर वो निटिरी से पूछते हैं कि ये कौन है और इसको जल्द से जल्द हमको अपने सरदार के पास ले जाना चाहिए। और यहीं पर वो यहाँ के सरदार से मिलता है जिस सरदार का नाम होता है इटुकान। वहीं पर सरदार की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मोआट। यहीं पर जेक से पूछा जाता है कि उसका मकसद क्या है आने का और ये बताया जाता है कि यहाँ पर आसमानी लोगों का आना मना है, जिस पर जेक बोलता है कि मैं उन लोगों में से नहीं बल्कि आप लोगों में से ही हूँ। इसके बाद मोआट बोलती है कि तुमसे पहले भी एक ग्रेस नाम की औरत यहाँ पर आई थी जिसने हमको तुम्हारी भाषा के बारे में पढ़ाया लिखाया और हम लोगों में घुल मिल भी गई थी, मगर इसके बाद ही उसके साथ ही कुछ लोग भी आए थे जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई और हमारे यहाँ से हमारा पत्थर भी चुरा के ले गए। अब ये पत्थर वही था अनऑप्टिनियम। जेक से पूछा जाता है क्या तुम भी इसीलिए आए हो, जिसके बाद जेक बोलता है कि वो उन लोगों के साथ ही रहना चाहता है और उनके तौर तरीके सीखना चाहता है और उन लोगों में ही घुल मिल के हमेशा के लिए रहना चाहता है। जैक की इन इरादों को सुनकर मोआत और इतुकान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको अपने तौर तरीके सिखाने के लिए मान जाते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी यानी कि उसको एक नावी बनाने की जिम्मेदारी निटिरी को दे देते हैं क्योंकि वो ही उसको यहाँ लाई थी, तो उसी को ये सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है। जिसके बाद जेक को उसी तरह से रहना पड़ता है जिस तरह से बाकी सब थे, यानी कि उसी तरह के कपड़े भी पहनने पड़ते हैं जो कि होते ही नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ का खाना भी खाता है और फिर उन सभी के सोने का टाइम आता है जो कि पेड़ पर एक जाला टाइप का बना रखा होता है हर एक के लिए, जिसमें वो सब सोते हैं। और जब वो यहाँ पर सोता है तो वो अपने इंसानी शरीर में वापस होश में आ जाता है। जैसे वो यहाँ पर होश में आता है तो बाकी सब यहाँ पर हैरान होते हैं कि आखिर वो इतने टाइम तक वहाँ पर जिंदा कैसे रहा। तो यहाँ जेक
काफ़ी खुश होता है और ये बताता है कि उसने उन लोगों को ज्वाइन कर लिया है और उन लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और मैं अब वहाँ के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। और इसी पर क्वारिज उसको बोलता है कि तुम्हारा काम वहाँ पर उनके साथ घुल मिल के रहना नहीं, बल्कि उनको एक संदेश पहुँचाना है जो कि हम तुमको देंगे। क्वारिज और पाकर जेक को बोलते हैं कि तुमको उन तक ये संदेश पहुँचाना है कि उनको जितना जल्दी हो सके वहाँ से वो जगह खाली कर दें, ताकि वहाँ पर आके हम माइनिंग शुरू कर सकें और वो पत्थर निकाल सकें। और अगर उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम उन लोगों पे हमला कर देंगे और वहाँ से उन सभी को भगा देंगे गोली मार मार के। जिस पर जैक यही बोलता है कि अब मैं उन लोगों के तौर तरीके सीख रहा हूँ और अब मैं उन लोगों में से ही एक हूँ, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि वो मेरी बात मानने लगे और मेरी बात मानकर वहाँ से वो ऑटोमेटिकली जगह छोड़ दे। इस पर हमको उन पर गोली चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस उसको थोड़ी से टाइम की ज़रूरत है। जिसके बाद पाकर और क्वारिज इस चीज़ पर उसको रजामंदी दे देते हैं और इसी के बाद वो जुट जाता है वहाँ की ट्रेनिंग लेना। वो डेली की डेली हर रोज़ वहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखता है और यहीं ट्रेनिंग के दौरान वो वहाँ का खाना पीना, तौर तरीका और साथ ही साथ में वहाँ पर जिस तरह से वो लोग एक जंगल की लाइफ जीते हैं, कैसे वो कूदते फांदते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, वो सभी चीज़ वो सीखता है। और इसके बाद ही नीटिरी उसको घोड़सवारी भी सिखाने आती है और यहाँ पर नीटिरी जेक को बताती है कि एक नावी होने के लिए तुमको एक घोड़सवार होना बहुत ज़रूरी है और बल्कि जिन जानवर पे भी तुम सवार होगे उन लोगों से अपना कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बस अपना घोड़ा चुनना है और उस पर सवार हो जाना है। तुम्हें अपनी चोटी को, जिसको कि क्यू कहा जाता है, उसकी चोटी से मिला देना है और जिसके बाद तुम दोनों के मन एक हो जाएंगे और तुम एक दूसरे के इशारे भी समझ पाओगे। जिसके बाद जैक यही कोशिश करता है और एक घोड़े पे बैठ जाता है और उसके बाद वो अपनी चोटी उसकी चोटी से कनेक्ट करता है, मगर वो घोड़ा वहाँ से बिदक जाता है और जेक को अपने ऊपर से गिरा देता है। और जिस चीज़ को देख वहाँ पर खड़े दूसरे लोग जेक पर हंसने लगते हैं। और इसके बाद ही जेक को एक दूसरी ट्रेनिंग भी करनी होती है, जिसमें एक नावी को एक अपना एक्रांत चुनना होता है। एक्रांत वहाँ पर एक तरह का ड्रैगन होता है, जिस चीज़ को वो एक सवारी की तरह यूज़ करते हैं उड़ने के लिए। और यहाँ पर नीटिरी उसको बताती है कि एक नावी अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही एक्रांत चुन सकता है और वो एक्रांत भी जब ही तैयार होगा जब उन दोनों के मन एक ही होंगे। यानी कि यहाँ पर नावी भी अपना एक्रांत चुनता था और एक्रांत भी अपना एक नावी चुनता था। और यहीं पर जेक उससे पूछता है कि उसको कैसे पता लगेगा उसके लिए ही वो एक्रांत है जिसके पास उसको जाना है। जिस पर नीटिरी उसको बोलती है कि वो तुमको जान से मारने की कोशिश करेगा। और इसी के बाद जब जेक उस जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे एक्रांत होते हैं, तो वहाँ पर वो उन एक्रांत के बीच में जाता है। कई सारे वहाँ पर से भाग जाते हैं और कई सारे उसको डराते हैं, पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से एक एक्रांत जेक पर हमला करने की कोशिश करता है। और इसी चीज को देख जेक उसी एक्रांत को चुन लेता है और उसको किसी तरह अपने काबू में लाकर उससे अपनी चोटी जोड़ देता है, जिसके बाद वो एक्रांत उसका हो जाता है। और इसके बाद ही नीटिरी उसको बोलती है कि अब तुमको अपने एक्रांत के साथ पहली उड़ान के लिए जाना चाहिए। इसके बाद जब जेक अपने एक्रांत के साथ जंप करता है और उसके बाद वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपनी पहली उड़ान को काबू में करता है और मजे लेता है। और इसी के बाद जेक और नीटिरी क्लोज आने लगते हैं, क्योंकि ये साथ में काफ़ी टाइम बिताते हैं और साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं और साथ में ट्रेनिंग लेते हैं। और एक बारी जब ये लोग उड़ान भर रहे होते हैं तो इनके ऊपर वहाँ का सबसे बड़ा ड्रैगन, जिसको ये लोग बुलाते हैं तोरुक माकतो, वहाँ पर आ जाता है और इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। मतलब कि इन लोगों को जान से मारने की कोशिश करता है। और फिर उससे बचने के लिए जेक अपना दिमाग लड़ाता हुआ जंगलों के बीच में से निकलता है और साथ में नीटिरी को भी अपने साथ आने को बोलता है, मगर फिर भी तोरुक इनके पीछे लगा रहता है और मारने की कोशिश करता है। मगर जेक यहाँ पर अपना सैनिक दिमाग इस्तेमाल करते हुए किसी तरह अपने आप को और नीटिरी को बचा लेता है एक घने जाल में से गुजरते हुए, जिसको तोरुक पार नहीं कर पाता और वहां से चले जाता है। और जब तोरुक वहां चले जाता है तो नीटिरी से जेक पूछता है कि आखिर ये थी क्या चीज। जिसके बाद नीटिरी उसको एक जगह पे ले जाती है जहाँ पर तोरुक का एक स्केलेटन होता है और उसको दिखा के वो बोलती है कि अभी तक हमारे कबीले में या फिर अभी तक हमारी हिस्ट्री में सिर्फ 5 लोग ही इसकी सवारी कर पाए हैं। और तोरुक एक ऐसा इकरान है जो कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इकरान है, यानी कि ड्रैगन है। और ये भी बोला जाता है कि जो इसकी सवारी करेगा उसी का शासक चलेगा और उसी के आगे सब लोग झुकेंगे। अब यही चीज़ जेक रिकॉर्ड कर रहा होता है, सब चीज़ें खुद से अपने इंसानी रूप में, क्योंकि इन सब को ये रिकॉर्डिंग इसलिए करनी होती है क्योंकि इनको आरडीए को सारा फीडबैक देना होता है कि आखिरकार ये साइंटिस्ट पेंडोरा पे कर क्या रहे हैं और कैसे वो लोग इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, वो खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं और कैसे वो उन लोगों से अलग हैं और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस, वो सारी रिकॉर्डिंग जेक कैमरे पे करता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है जेक इन सभी लोगों का विश्वास जीतता रहता है अवतार रूप में, और ओमिटिकाया के लोग भी जेक को अपना लेते हैं।
और यहाँ पर यही दिखाया जाता है कि अपनी रस्मों के अनुसार एक मंत्र का जाप करते हैं जेक के ऊपर हाथ रख के और उसका एक तरह से इस कबीले में स्वागत करते हैं। इसी के बाद नेटी जेक को एक जगह पे लेके जाती है जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थल होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लताएं होती हैं और यहाँ पर इनके थ्रू अपनी चोटी से कनेक्ट करके वो अपने पूर्वजों से बातें भी कर सकते हैं। और इसके बाद ही नाइतेरी इसको बताती है कि जब भी कोई सैनिक अपनी सारी परीक्षा पूरी कर लेता है उसके बाद यहाँ की ईवा देवी उसको वरदान देती है। वो वरदान के रूप में एक लकड़ी देती है जिसके ज़रिए तुम अपना एक धनुष बना सकते हो और साथ ही में इस कबीले की एक औरत को भी चुन सकते हो। और ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसको चुनना चाहोगे, जिस पर जेक नाइतेरी को ही चुनता है। और इसके बाद ही ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन जब सुबह होती है तो एकदम से नाइतेरी उठती है और देखती है कि कुछ लोग जंगल में घुसपैठ कर रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए। अब यहाँ ये पता लगता है कि जेक को दिया गया टाइम पूरा हो चुका है, यानी कि उसके 3 महीने जो उसने मांगे थे वो पूरे हो चुके हैं और क्वारिज की टीम ने यहाँ पर हमला बोल दिया है। और जब ये हमला हो जाता है तो जेक एकदम से घबरा जाता है और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए ही एकदम से इनकी मशीनों पे ही हमला करना शुरू कर देता है। पहले तो इनके मशीन के कैमरा तोड़ना शुरू कर देता है जिसमें वो कैप्चर भी हो जाता है। अब जेक ये चाहता था कि ये लोग एकदम से यहाँ पर हमला ना करें और इनके पेड़ को ना काटें, क्योंकि इस पेड़ के नीचे ही सब जीते हैं और इस जगह को छोड़ के ये लोग कहाँ जाएंगे। और इस चीज़ को क्वेरिज और बाकी सब नोटिस कर लेते हैं कि जेक ही उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। यहाँ उसकी फुटेज आ जाती है कि वो कैमरा तोड़ रहा था उस मशीन का और इसी वजह से क्वेरिज जेक को उस मशीन से निकाल लेता है जिसके ज़रिए वो अवतार से कनेक्ट है और यहाँ वो उसको जेल में डाल देता है। और साथ ही में क्वेरिज अपनी टीम के साथ उस पेड़ पर मिसाइल्स छोड़ देता है जिसकी वजह से वो पेड़ पूरा कट कर नीचे गिर जाता है। पूरे जंगल में आग लग जाती है और यहाँ पर नावी के पास कोई घर नहीं रहता, वो बिल्कुल बेघर हो जाते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए ग्रेस और नॉम भी जेक के साथ ही होते हैं, क्योंकि इस चीज़ को देखकर वो भी इसके खिलाफ ही होते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। और इन दोनों को भी जेक के साथ ही जेल में बंद कर रखा होता है। मगर इसी दौरान वहाँ पर उन सैनिकों में से एक सैनिक जिसका नाम था ट्रूडी वहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आ जाती है और इनको जेल से निकाल लेती है। ट्रूडी का मेन काम हेलीकॉप्टर चलाना था, यानी कि हेलीकॉप्टर की पायलट होती है। और साथ में वो ये भी कहती है कि हमको इस जगह से निकलकर बाहर किसी पहाड़ पर अपना एक अलग से सेटअप लगाना होगा जिसके जरिए तुम लोग वापस से अवतार से कनेक्ट हो पाओगे। अब जहाँ इनको सेटअप लगाना था वहीं पर इनको हाइबरनेशन वाली मशीन्स भी लेके जानी थी जिसके ज़रिए ये अवतार से कनेक्ट हो पाएंगे। अब ये लोग इसलिए वापस से अवतार में कनेक्ट होना चाहते थे क्योंकि ये लोग बाकी नावी को जाकर समझा सकें कि वहाँ पर से वो लोग जगह खाली कर दें ताकि वो लोग अपनी जान बचा सकें, क्योंकि ये लोग थोड़ी देर में वहाँ पर माइनिंग शुरू कर देंगे। मगर जब तक ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग मारे जा चुके थे और इनका पूरा घर तहस महस हो चुका था। जिसके बाद इन लोगों को ये लगता है कि जेक और ग्रेस उन इंसानों के साथ ही मिले हुए थे और ये लोग एक धोखेबाज हैं। और इन लोगों के बीच में पहुंच के जेक और ग्रेस उन लोगों की नाराज़गी का सामना करते हैं और यहाँ पर जेक इन लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो इन लोगों के साथ ही है और इन लोगों के बीच का ही एक नावी है। अब यहाँ पर जो एक नावी होता है वो जेक को मारने पे उतावला होता है क्योंकि उसको काफ़ी गुस्सा होता है। वो इसको बोलता है कि तुम लोग ना ही कभी हमारे साथ हैं और ना ही कभी हो पाओगे। और इसी बात से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। इसी के बाद जेक अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए उनको बोल के आता है कि मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ। और इसी चीज़ को साबित करने के लिए जेक एक चीज़ सोचता है जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। वो अपने ड्रैगन के साथ निकल पड़ता है और इस बार इसका प्लान होता है कि वो तोरक माक्तू पे अपना काबू करेगा। और वो ऐसा ही करता है कि वो तोरक माक्तू के ठीक ऊपर उड़ता है अपने ड्रैगन के साथ और वहां से सीधा उसके ऊपर कूद जाता है। और जेक ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसको पता था कि तोरक माक्तू पे अगर वो काबू कर लेगा तभी वहाँ के लोग उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो लोग की नज़रों में तोरक माक्तू की बहुत ज़्यादा अहमियत थी और उस पर जो भी सवारी करेगा वो उनका लीडर कहलाएगा। और वो ऐसा ही करता है और वो किसी तरह काबू कर लेता है और फिर उन्हीं लोगों यानी उन सब नावियों के बीच में पहुंचता है, जिसको देख के वो सब हैरान हो जाते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। और फिर वो यहाँ पर जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तो वो इस पर रिप्लाई देता है कि हाँ वो उसके साथ रहेगा, क्योंकि इस बारी उसने इसके अंदर एक ईमानदार नावी देखा था और साहसी नावी देखा था जिसने तोरक माक्तू पे काबू कर लिया था। फिर इसके बाद जेक एक स्पीच देता है जिसको वो लोगों को अपनी भाषा में बोलता है और उसको कन्वर्ट करता है तासुटे, क्योंकि अब वो उसके साथ था इसलिए।
और यहाँ पर वो स्पीच देता है कि जैसे कि वो लोग जितनी जल्दी यहाँ पर हमला करने आए थे, हम उनको उतनी जल्दी यहाँ से भगाकर मानेंगे, चाहे उनके पास कितनी भी बंदूकें और मिसाइल्स क्यों ना हो। और साथ ही में वो बोलता है कि और जितने भी कबीलों को इकट्ठा कर सकते हो सबको इकट्ठा करो, और जो भी जीव की मदद ले सकते हो पैंडोरा में, चाहे वो ज़मीन पे चलता हो या वो उड़ता हो, तो सबको इकट्ठा करो। जिस चीज़ को सुनकर सब नावी उसके साथ रहते हैं और इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के बाद जंग पे जाने से पहले जेक ईवा देवी के पास आता है और वहाँ पर उनसे अपनी सारी परेशानियाँ शेयर करता है। जिसके बाद नाइटेरी उसके पास आती है और जेक को बताती है कि तुम जो भी परेशानी उनके सामने रखोगे उसका जवाब वो नहीं दे सकती। इसके बाद जेक बोलता है कि मैं कम से कम अपनी प्रार्थना तुमके सामने रख सकता हूँ। और फिर अगले दिन शुरुआत होती है एक जंग की, जो कि नावी और इंसानों के बीच में होती है, जहाँ पर बहुत सारे फौजी तैयार होते हैं गोला बारूद मिसाइल्स के साथ और रोबोट्स के साथ उन सभी नावियों पर हमला करने के लिए। और दूसरी तरफ नावी अपने धनुष बाण और अपने साथी जानवरों के साथ तैयार होते हैं। और यहाँ पर पैंडोरा के अलग अलग कबीले भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि नावियों को, ताकि वो इंसान को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाए। और इसमें कई सारे कबीले आसमानों से हमला करते हैं और कई सारे ज़मीनी हमला करते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एक दूसरे पे हमला तो करना शुरू कर देते हैं, मगर नावी लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसानों के पास गोला बारूद और मिसाइल्स और गोलियाँ होती हैं जिनका मुकाबला उनके तीर नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर जेक काफ़ी हद तक उनको मुकाबला दे रहा होता है, क्योंकि उसके पास तोरक माक्तू होता है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा ड्रैगन होता है, जिसके ज़रिए वो काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह कर देता है। मगर ये सब काफ़ी नहीं होता और एक टाइम आता है कि यहाँ पर नाइटेरी बुरी तरह फंस जाती है, जहाँ पर उसको इंसान दोनों तरफ से गिरने वाले ही होते हैं। तो यहीं पर नाइटेरी के पास जब वो रोबोट्स आ रहे होते हैं, तो उसी दौरान एकदम से रोबोट्स के पास सिग्नल आते हैं कि उनकी तरफ तेज़ी से कुछ चीज़ बढ़ रही है। तो इस चीज़ को वो लोग समझ नहीं पाते और एकदम से दूसरी तरफ से वहाँ के गैंडे उनकी तरफ को आगे बढ़ते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। यहाँ पर इन गैंडों पर गोली का भी कोई असर नहीं होता और इस चीज़ से नाइटेरी यहाँ पर बच जाती है। और एकदम से यहाँ पर बहुत सारे इकरान भी आते हैं जो कि इन सारे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया था कि जेक ने जो प्रार्थना एवा देवी से करी थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने सुन ली थी और जिसकी वजह से ये सारे जानवर इनकी मदद करने आ गए थे। दूसरी तरफ क्वारिच अभी भी हार नहीं मानता, वो अपने रोबोट के अंदर ही बैठा होता है, जिसके जरिए वो जेक पर हमला करना शुरू कर देता है। जहाँ इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और यहाँ पर जेक काफ़ी वीक पड़ रहा होता है, क्योंकि क्वारिच तो एक बहुत बड़े रोबोट के अंदर होता है। और इसी लड़ाई को करते करते एकदम से क्वारिच को वो स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है, जहाँ पर जेक की असली बॉडी सो रही है और वो उसकी तरफ बढ़ पड़ता है ताकि वो उस असली जेक को मार दे। और जब क्वारिच उस स्लीपिंग चैम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है तो फिर पीछे से वापस से जेक हमला करना शुरू कर देता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। मगर इसी दौरान असली जेक यानी कि इंसानी रूप वाले जेक को होश आने लगता है स्लीपिंग चैम्बर के अंदर, जिसकी वजह से अवतार वाला जेक कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि इन लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट रहा होता है। और जिसकी वजह से क्वारिच अवतार वाले जेक को पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है। इतने में नाइटेरी दूसरी तरफ से आ जाती है और सीधा क्वारिच के सीने पर एक तीर मार देती है और यहाँ पर जेक बच जाता है और क्वारिच उसी टाइम मर जाता है। अब ये दिखाया जाता है कि जेक, जो कि इंसानी रूप वाला जेक होता है, वो अपनी मशीन में से निकल जाता है और यहाँ पर वो इस जगह पर सांस नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और साथ ही साथ में जो अवतार वाला जेक होता है वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका होता है, मगर अभी जेक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर नहीं था तो वो कनेक्शन नहीं होता और वो भी बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। अब नाइटेरी को इसके बारे में पता था तो वो इंसानी रूप वाले जेक के पास पहुंचती है और उसको ऑक्सीजन मास्क बना देती है और जैसे ही वो ऑक्सीजन मास्क लगाती है तो जेक के सांस चलनी शुरू हो जाती है। अब जेक को यहीं की ज़िंदगी पसंद थी और वो यहीं इन लोगों के बीच में रहना चाहता था एक नावी बन के, तो वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। और अब नावी यहाँ की जंग जीत चुके थे तो वो यहाँ पर इंसानों को मारते नहीं है, मगर उनको वापस से उनके घर जाने को बोलते हैं, जिस पर उन सभी को वापस से उनकी स्पेसशिप में बिठाते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। मगर वो कुछ लोगों को यहाँ पर रहने देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो अच्छे लोग हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जेक की इंसानी वाली बॉडी को और अवतार वाली बॉडी को एक साथ एरिका देवी वाले वृक्ष के नीचे लिटा दिया जाता है। यहाँ पर सभी नावी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्रार्थना करने लगते हैं कि जेक की आत्मा अवतार वाली बॉडी में परमानेंट आ जाए। और यहीं पे दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह ट्रांसफ़र हो जाता है अपनी अवतार वाली बॉडी में और अब वो एक पूरी तरह एक नावी है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए इस तरह के अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को
इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।